आइए हम आज देखते हैं यूपी पीसीएस 2023 के प्रश्न पत्र का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के भाग से सुमेलित नहीं है। इसमें पहला है संघ राज्य का क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो भारतीय संविधान के भाग 8 में सम्मिलित है, ये करेक्ट है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ये करेक्ट है, भारतीय संविधान के भाग 8 में सम्मिलित है। अगला है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइब एरियाज। ये भाग 10 सम्मिलित है, भारतीय संविधान के भाग 10 में सम्मिलित है, ये भी करेक्ट है। अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, ये गलत है। ये भारतीय संविधान के भाग 14A में सम्मिलित है। ये भारतीय संविधान के भाग 14A में सम्मिलित है, भाग 11 में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं भारतीय राजभाषा। भारतीय राजभाषा भारतीय संविधान के भाग 17 में सम्मिलित है, ये सही है, करेक्ट है। तो हमारे प्रश्न का पहले प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए इस प्रश्न के संदर्भ में और चर्चा करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। ये इसको जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक दर्शाया गया है। इसमें भारत का नाम, राज्य क्षेत्र, राज्यों और सभी क्षेत्रों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता को दर्शाया गया है। नागरिकता जो है 5 से 11 तक दिया गया है। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। नागरिकता का प्रावधान के आधार पर संसद द्वारा इसके विनियमन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला देखते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। इसमें भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकार जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि सम्मिलित किया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 4। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। यह जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक दर्शाया गया है। इसमें भारतीय सामाजिक मुद्दे, आर्थिक न्याय, राज्य के कर्तव्य और नीतियों को निर्धारण को बताया गया है। अगला देखते हैं, अगला भाग 4A। भाग 4A में जो है क्या दर्शाया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारतीय लोगों के क्या मौलिक कर्तव्य होंगे उसको बताया गया है। इसको अनुच्छेद 51A में लिखा गया है। इसमें नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। अगला देखते हैं भाग 5। भाग 5 की बात करते हैं, इसमें संघ के विषय में चर्चा की गई है। संघ में जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक दर्शाया गया है। इसमें कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में बताया गया है। और विधायिका, कार्यपालिका व विधायिका संसद की संरचना और शक्तियों के बारे में विशेष चर्चा की गई है। तीसरा, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और अधिकार के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान का अगला भाग 6 देखते हैं। इसमें राज्य के विषय में चर्चा की गई है। तो राज्य की चर्चा जो है अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक चर्चा की गई है। इसमें जो है कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, इसकी चर्चा की गई है। विधायिका के अंतर राज्यों की विधानसभाएं, इसकी चर्चा की गई है। न्यायपालिका, इसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की गई है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 7 राज्यों का पुनर्गठन। यह निरसित कर दिया गया, भारतीय संविधान से निकाल दिया गया है। यह भाग अब प्रचलित नहीं है। संविधान के 7वें संशोधन 1956 के तहत इसको हटा दिया गया है।
इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघीय क्षेत्र। संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक की गई है। 239 से 242 तक की गई है। इसमें संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज के विषय में बताया गया है। पंचायती राज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है दर्शाया गया है। इसमें ग्राम स्तर पंचायती राज प्रणाली की संरचना, शक्तियों और कार्य के विषय में बताया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9A। भाग 9A में दर्शाया गया नगर पालिका। नगर पालिका के विषय में यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जी तक दर्शाया गया है। इसमें शहरी निकायों जैसे नगर पालिकाओं की संरचना और कार्य के विषय में बताया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9 का बी। इसमें सहकारी समितियां के विषय में बताया गया है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZS से लेकर के 243 ZT तक दर्शाया गया है। इसमें सहकारी समितियों के प्रबंधन और कार्य के लिए प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 10। भाग 10 में क्या है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये आपके ऊपर दिए गए प्रश्न में पूछा गया था। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक दर्शाया गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध को विषय में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक दर्शाया गया है। इसमें विधायी और कार्यकारी शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और अनुबंध और वाद के विषय में चर्चा की गई है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक दर्शाया गया है। इसमें वित्तीय मामलों, कराधान और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 13। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संपर्क के विषय में चर्चा की गई है। इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 चर्चा की गई है। इसमें व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के विषय में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का अगला भाग देखते हैं भाग 14। भाग 14 इसमें दिया गया संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, इसमें चर्चा की गई। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 तक चर्चा की गई है। इसमें लोक सेवाओं और लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 14A न्यायाधिकरण। यही हमारे प्रश्न पूछा गया था। अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक चर्चा की गई है। न्यायाधिकरणों की स्थापना और उनके अधिकार के विषय में चर्चा की गई है। अगला देखते हैं भाग 15। भाग 15 में क्या दिया गया? चुनाव की चर्चा की गई है। इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चर्चा की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन कैसे होगा, इस संबंध में चर्चा की गई है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 16। भाग 16 में विशेष उपबंध है। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक चर्चा की गई है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विशेष उपबंध किया गया है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 17। ये भी हमारे प्रश्न में पूछा गया था। आधिकारिक भाषा क्या होगी? इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दर्शाया गया है। इसमें हिंदी और अन्य भाषाओं का उपयोग
और आधिकारिक भाषा की नीति के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध के विषय में चर्चा की गई है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के प्रावधान के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 19। इसमें विविध की चर्चा की गई है। यह अनुच्छेद 361 से 367 तक बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई विशेष सुरक्षा की चर्चा की गई है। अगला देखते हैं भाग 20। भाग 20 में संविधान का संशोधन इंपॉर्टेंट है। भाग 20 भाग 20। भाग 20 में क्या है कि संविधान का संशोधन। इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के विषय में विशेष चर्चा की गई है। अगला देखते हैं भाग 21। भाग 21 में जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के विषय में चर्चा की गई है। यह अनुच्छेद 369 से 392 तक चर्चा की गई है। इसमें विशेष राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधानों का चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं भाग 22। भाग 22 में क्या है, लघु नाम, प्रारंभ और निरसन। इसमें छोटो नाम और क्या चीजें निकाली गई हैं उसके विषय में चर्चा की गई है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 से 395 तक चर्चा की गई है। इसमें संविधान का लघु नाम और प्रारंभ के विषय में चर्चा की गई है। आइए इस प्रश्न पत्र का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसमें कहा कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। इसमें हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 बताया गया है। अनुच्छेद 315 जो है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में बताता है। अनुच्छेद 315 तो इसमें कौन सा है? लोक सेवा आयोग। ये इसका बी का 3rd होगा। ठीक। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के विषय में बताता है। तो फाइनेंस कमीशन इसका सी का दूसरा होगा। और अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के विषय में, ये 338 का जो है फर्स्ट होगा। इसमें देखते हैं हम ए का फोर्थ हम सर्च करते हैं ऑप्शन से। तो इसमें जो है ए का फोर्थ बी ऑप्शन में दिया गया है, अतः इसलिए हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन। आइए हम इस सीरीज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर चर्चा कीजिए। इसमें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहले दिया है प्रारूप समिति की नियुक्ति, दूसरा दिया है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, तीसरे में भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, और चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसमें सबसे पहले तो बैठक होगी, 4th जो है फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक के बाद क्या होगा, उसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। किस फॉर्मेट में बनेगा। ठीक। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले 4th, उसके बाद हमारा फर्स्ट आएगा, उसके बाद मेरा आएगा प्रारूप के बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया। इसमें भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो ये जो है मेरा, ये जो है दूसरा जो है 3rd पोजीशन पर आ जाएगा। और ये तीसरा, भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि, प्रवृत्त यानी लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो है हमारा 3rd जो है 4th पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसमें मेरा ऑप्शन चेक करते हैं तो मुझे
चौथा पहला दूसरा तीसरा, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए हम इस सीरीज का अगला प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिया गया है। तो इसमें कथन ये दिया है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। ये अभिकथन करेक्ट है। इसमें कारण दिया गया है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये भी करेक्ट है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन अभिकथन के विषय में कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सत्य है, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए इस प्रश्न के संदर्भ में विशेष चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत यह बताया गया है कि किसी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र या संघीय संरचना में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति संसद को सिफारिश करता है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल से प्रस्ताव पर विचार करने का समय देने की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं होती है। इसमें राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता है। आइए इस प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। ये कथन सही है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(2) के तहत इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की न्यायालय द्वारा जब शून्य घोषित कर जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य जो है शून्य नहीं माने जाएंगे। दूसरा कथन दिया गया उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। ये कथन गलत है, अतः कोर्ट के अनुसार हम चयन करते हैं तो हम पाते हैं कि केवल फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी। आंसर होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है 2009 से 2014 तक रही हैं लोकसभा की अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी से संबंधित वो एक वरिष्ठ राजनेता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न युग्मों में से कौन सा संविधान की अनुसूची विषय से सुमेलित नहीं है। इसमें जो है सी ऑप्शन नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। इसमें जो कानूनों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विशेष चर्चा की गई है। नवीं अनुसूची जो 1951 में जोड़ी गई है। आइए इसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप में के विषय में चर्चा की गई है। ये ऑप्शन सही है। आठवीं अनुसूची में भाषा दिया गया है। ये भी ऑप्शन सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध के आधार पर निर्भरता, ये भी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन गलत है। तो प्रश्न के अनुसार गलत सही सुमेलित नहीं है, सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए अनुसूचियों के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। इन्हें संक्षेप में समझा जा सकता है। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में चर्चा की गई है। दूसरी अनुसूची के विषय में बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति के विषय में, राज्यपाल और न्यायाधीश और सांसदों के वेतन भत्ते के विषय में चर्चा किया गया है। तीसरी अनुसूची के विषय में बात करते हैं तो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के विषय में चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन किया है। चौथी में क्या है, सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन, पांचवी में क्या है, प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। छठी अनुसूची की बात करते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था के विषय में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची, जिनमें केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र का भी विवरण दिया गया है। आठवीं अनुसूची में देखते हैं कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, का वर्णन किया गया है। नवीं अनुसूची की विषय में बात करते हैं तो इसमें भूमि सुधार और अन्य कानून जो न्यायालय समीक्षा से बाहर रखे गए हैं के विषय में चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें दल बदल विरोधी कानून, इसकी प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों के कार्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं के कार्यों और अधिकारों का विवरण दिया गया है। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? आंसर होगा 15 वर्ष। इस प्रश्न पत्र का अगला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक अभिकथन एवं कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा गया राष्ट्रपति संसद का भाग है। ये अभिकथन सही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर के संसद का अंग बनते हैं। अगला कथन है कि कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। ये कथन सही है। अतः ए और आर सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। हम ऑप्शन चेक करते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अतः ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। गलत है। वित्त आयोग में 1+4 एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। अगला कथन देखते हैं, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये भी गलत है। यह अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अतः ऑप्शन के कोड देखते हैं तो ऑप्शन डी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, डी ऑप्शन इज करेक्ट।